नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ईटी नाउ स्वदेश पर चुनावों की मेगा कवरेज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक करीब 50% वोटिंग की खबर जहां जहां मतदान हुआ है एवरेज सामने आई है। सबसे ज्यादा झारखंड में करीब 60% वोटिंग हुई है। और अब हम आपको दोपहर 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत आंकड़े दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 58% से ज्यादा वोटिंग, झारखंड में 60% से ज्यादा वोटिंग, पश्चिम बंगाल में 58.5% वोटिंग, चंडीगढ़ में 52% से ज्यादा की वोटिंग देखने को मिली है। इसके अलावा पंजाब और बिहार में सुस्त दिख रही है वोटिंग की रफ्तार। उत्तर प्रदेश में देखिए लगभग 47% वोटिंग, पंजाब में देखिए 46% मतदान, उड़ीसा में लगभग 49% मतदान हुआ और बिहार में 43% मतदान ही अब तक दर्ज हुआ है। यानी 3 बजे तक का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। और इन सबके बीच निगाहें पश्चिम बंगाल पे भी हैं। जी हां, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर इस वक्त 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला वोटर्स कर रहे हैं। कुछ अहम खबरें भी वहां से आ रही है। पूजा मेहता कोलकाता से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। पूजा, पश्चिम बंगाल वोटिंग में अव्वल रहा है। हालांकि इस बार कुछ राज्यों ने उसे जरूर पछाड़ दिया है, लेकिन वोटर्स का उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है? कुछ खबरें भी हमने सुनी कि कई जगह कुछ ईवीएम को लेकर तोड़फोड़ की बात सामने आई, उसे फेंकने की बात सामने आई। किन इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की आज कुल 9 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। और दक्षिण 24 परगना के कुलतली इलाके में हमने देखा सुबह 7:30 बजे ही, यानी कि वोटिंग शुरू होने के आधे घंटे के भीतर ही एक हिंसा की खबरें सामने आई। और हमने देखा किस तरह से एक मॉब ने जो है एक पोलिंग स्टेशन में दाखिल होते हैं। 40 और 41 नंबर जो पोलिंग स्टेशन अंदर दाखिल होकर ईवीएम और वीवीपैट जो है लेकर चले जाते हैं और उसके बाद एक जो है उसे फेंक दिया जाता है पानी में। और आरोप ये लग रहा था कि वहां पर पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा था और तृणमूल कांग्रेस पर जो है ये आरोप लग रहा था। और ऐसे में उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वेबकास्टिंग होता था उस पोलिंग स्टेशन में, तो उस फुटेज को भी जो है देखा गया कि आखिरकार किन लोगों ने ये पूरा जो है काम किया है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ देर बाद जो है वहां पर ईवीएम को फिर एक बार रिप्लेस करा दिया गया और वहां पर मतदान फिर एक बार शुरू हो गया। लेकिन अगर दक्षिण 24 परगना के अलग अलग इलाके की बात करें, भांगोड़ की अगर बात करें, तो सुबह से ही लगातार तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ के कार्यकर्ता आमने सामने थे। वहां पर कुछ देसी बम फेंकने की भी घटनाएं सामने आई और कुछ कार्यकर्ता जो है जख्मी भी हुए। लेकिन अभी आपको बता दें जो ताजा अपडेट आ रहा है वो संदेश खाली से, जहां पर आरोप लग रहा है तृणमूल कांग्रेस पर कि वहां जो है उन्होंने रोकने की कोशिश की बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने में, और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, वहां पे लाठीचार्ज होता है और काफी ज्यादा वहां पर अभी भी तनाव है। लेकिन पिछले 6 चरण में मतदान के दौरान जितनी हिंसा हमने नहीं देखी, आज 7वें चरण के मतदान के दौरान जो है काफी हिंसा देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल से। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किस तरह के समीकरण, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जिनकी निगाहें इस 7वें चरण में हैं, पश्चिम बंगाल के जरा समीकरणों के बारे में बताइए। कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और किस तरह का नैरेटिव वहां चल रहा है? संदेश खाली एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर इन चुनावों को देखें। बिल्कुल, संदेश खाली और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जरूर काफी अहम हो उठा है इस चुनाव के दौरान और बीजेपी की तरफ से जो है इसे एक चुनावी मुद्दा भी बनाया गया। लेकिन अगर इस 9 सीटों के बारे में बात करें, इस चरण में जहां पर मतदान हो रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस चाहता है कि इनका जो गढ़ है और ये जो 9 सीटें हैं वो उनके पास ही रहे। और जहां तक हैवीवेट नेताओं की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस में अगर नंबर 2 इन
द पार्टी जिसको कहते हैं अभिषेक बैनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के सांसद भी है, वो डायमंड हार्बर से जो है फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रेस्टीज फाइट, और उन्होंने ये कह दिया है कि वो लगभग जो है 4 लाख वोटों का जो है लक्ष्य उन्होंने सामने रखा है, और वो उम्मीद करते हैं कि 4 लाख वोट से वो जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कई ऐसे वेटरन नेता है तृणमूल कांग्रेस के जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन संदेश खाली का जो चेहरा थी और जिन्होंने लगातार जो है शाहजहां शेख और उसके साथियों के खिलाफ कंप्लेन की थी, उसको टिकट दी गई रेखा पात्रों को बीजेपी की तरफ से, और वो जो है बसीरहाट से वहां पर उम्मीदवार है। आज लगातार सुबह से अलग अलग इलाके में पहुंची हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी जो है यहाँ पर सेंधमारनी करने की जो है कोशिश की जा रही है तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए ये प्रेस्टीज फाइट भी है। इसी से मेरा जुड़ा सवाल है। आपने बहुत करीब से इन इलाकों को देखा, एक लंबे अरसे से आप बंगाल की जो पूरी पॉलिटिक्स है, यहाँ का जो पॉलिटिकल टेम्परामेंट है, उसको देख रही हैं। ख़ास तौर पे पश्चिम बंगाल की जिन सीटों की बात कर लें, जिसमें डायमंड हार्बर है, बारासात है, बशीरहाट है, जयनगर है, कोलकाता दक्षिण है, कोलकाता उत्तर सीट है, ये क्या क्या चीज़ें बीजेपी के हक में जाती हुई नजर आ रही हैं, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जहां पर एडवांटेज इस वक्त टीएमसी को है? बिल्कुल, अगर हम खास तौर पे जो है अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो मोटे तौर पर जो है 3 इलाकों में जो है डिवीजन करते हैं हम पश्चिम बंगाल राज्य का। एक है उत्तर बंगाल, और एक दक्षिण बंगाल, और एक है पश्चिमांचल। तो 2 ऐसे इलाके या रीजन कहा जा सकता है जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वो है उत्तर बंगाल और साथ ही पश्चिमांचल। लेकिन अगर दक्षिण बंगाल की बात करें, और यहाँ पर पिछले कई चरणों में जहां पर मतदान हुआ है, ये मोटे तौर पर जो है तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से जहां एक तरफ सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ये सोचता है कि 2026 में फिर एक बार विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसी का सेमीफाइनल जो है ये 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं इसे अपने गढ़ को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। और जहां हमने देखा है कि कुछ ऐसे घोटाले सामने आए हैं, फिर चाहे टीचर भर्ती घोटाला हो या फिर शिक्षा के एडमिशंस को लेकर जो घोटाला सामने आया था, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो मंत्री है पार्थ चैटर्जी, उन्हें जेल जाना पड़ा है, और भी कई अहम गिरफ्तारियां हुई है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो संदेश खाली बन गया था, जहां पर लगातार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर जो है सवाल उठ रहे थे। तो ये 2 मुद्दे हैं जो बीजेपी की तरफ से सामने रखे गए। एक जो है संदेश खाली का मुद्दा, जहां पर उनके तरफ से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ये कहती रही कि संदेश खाली का कोई मुद्दा ही नहीं है इस चुनाव में, महज एक ब्लॉक है बसीरहाट सीट में, और एक ही विधानसभा का जो ये है हिस्सा है। लेकिन जहां महिलाओं की बात करें तो जो लक्ष्मी भंडार जो स्कीम है, जिसके तहत लोगों को जो है पैसा मिलता है महिलाओं को राज्य में, तो माना जा सकता है कि महिलाओं का सपोर्ट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसा जो है उनका वर्जन है, उनके तरफ से जो है कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार ये आरोप और प्रत्यारोप के बीच में 4 तारीख को जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे, तो आखिरकार किसके पक्ष में जो है ये सारे वोट जाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे। आप तमाम अपडेट आपने दी। इस वक्त वहाँ पर क्या ताज़ा स्थिति है, वोटिंग को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, किस तरह के नैरेटिव्स वहाँ चल रहे हैं, कहाँ पर बीजेपी प्लस है, कहाँ पर टीएमसी प्लस है, इन सारी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम जानकारियों को आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा, हमसे साझा किया। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो जैसा हमने बताया कि जो कुछ घटनाएं सामने आई हैं वो थोड़ा सा वहां पर चिंता बढ़ा रही हैं। हालांकि कोशिश यही है कि वहां पर बेहतर तरीके से चीजें की जाएं, यही उम्मीद की जा रही है। इन सब चीज के बीच में आपको बता दें कि 9 सीटों पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण के वोटिंग के बीच एक और डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है कि इंडी ब्लॉक की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पे हो रही है, और इस बैठक में
मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी नेता शरद पवार, जितेंद्र आव्हाड, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त मौजूद है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी आपने देखा इन तस्वीरों में, राघव चड्ढा को भी आपने देखा, और इस वक्त इस बैठक पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग है और इंडी ब्लॉक की ये बैठक आखिर किस तरह की समीक्षा कर रही है, हम इसके बारे में आगे भी आपको जानकारी देंगे। और इन सब के बीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी वोटिंग जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें सर आप अपने राइट तो साइड वो आ जाइए, सर, कन्याकुमारी के once विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी कर चुके हैं। वो 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। उन्होंने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए। तो चलिए, ये तमाम बातें हमने आपको बताई और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। सुनील जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपने दर्शकों को तमाम अपडेट दी, तमाम जानकारियां दी। थोड़ी चिंता पश्चिम बंगाल से है। मैं सीधा सवाल पश्चिम बंगाल को ही लेकर करना चाहता हूं इस लिहाज से। बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत सारे मुद्दे को लेकर वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं उसे लेकर आगे बढ़ रही है, और ये खास तौर पे नजर आ रहा है कि वो शायद बहुत हद तक उसे एडवांटेज भी पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी कई इश्यूज को लेकर सामने आ रही है। इन सब के बीच में कितना अहम है पश्चिम बंगाल का चुनाव, और क्या बीजेपी भी ये चाहती है कि उसे अगर कहीं से लॉस होगा इन चुनावों में, अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखती है तो उसकी भरपाई नई टेरिटरीज से हो, ऐसी टेरिटरी से हो जहां पर उसने पूरा जोर लगाया? ये देखो, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझेंगे तो लगभग 4 दशक की हम समीक्षा करें तो देखेंगे लगभग 30,000 से ज्यादा हत्याएं वहां हुई हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा, चाहे जिस पार्टी की सत्ता रही हो, जब लगता है कार्यकर्ताओं को कि सत्ता बदलने वाली है या सत्ता तक कोई दूसरा राजनीतिक दल पहुंचने वाला है, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और आप ममता बनर्जी के सत्ता पे आने के बाद आप कोई भी चुनाव ले लीजिए, आप ग्राम सभा का चुनाव ले लीजिए, पंचायतों का चुनाव ले लीजिए, नगर पालिका, विधानसभा, एमपी का चल रहा है, खून खराबे से हमेशा रक्त रंजित रहा है। और ऐसा नहीं कि ये ऐसा अभी हो रहा है, यदि हम पिछला भी इतिहास छुटा के देखेंगे पश्चिम बंगाल में तो ऐसा रहा है। लेकिन 2014 के बाद जो राजभवन की भूमिका रही, और जैसे लगा कि पश्चिम बंगाल में 2 धड़े हैं, एक राजभवन है, एक मुख्यमंत्री का कार्यालय, और जिस तरीके से माननीय गवर्नर महोदय ने जो जनता के बीच जाकर के समीक्षा करना, निरीक्षण करना, अपने स्तर से जांचें कराना, निश्चित तौर से ये सिद्ध करता है कि वहां कुछ न कुछ गलत हो रहा है। और केंद्र में जो भी सरकारें वहां रही हैं अब तक, लेकिन 2014 के बाद जो टकराव केंद्र की सरकार से ममता बनर्जी सरकार का रहा, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये जरूर वहां दिख रहा है कि इतनी अच्छी वोटिंग कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। अब जैसे तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि हम वहां वोटिंग लेंगे तो अंडर 60 के ही है सारी, अधिकतर वोटिंग 55%, 58%, 57% वोटिंग है। लेकिन यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो निश्चित तौर से आप पाएंगे कि 75+ के आसपास जा रही है। तो दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जहां बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और लग रहा है उनको कि बदलाव आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें जिताने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या वहां हुई देखने को मिली, और तमाम चीजें आज भी आप देखेंगे कि आज भी वहां गोलियां चली हैं, बम बम फेंके गए हैं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में जहां तक मुझे लगता है पत्रकार होने के नाते कि निश्चित तौर से बीजेपी को फायदा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कितना फायदा होगा, क्या वो 30 तक ले जा पाएंगे इस संख्या को, या 30 से ज्यादा ले जा पाएंगे? क्योंकि हम लोग समीक्षक कह रहे हैं कि जहाँ हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को यदि नुकसान है, तो ऐसे राज्य जहां बहुत संघर्ष की स्थिति में है और जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता तक नहीं पहुंची है, इन 2024 के चुनाव में लगता है कि 50-60 सीटों के आसपास बढ़त पालेगी। तो ये एक संतुलन मुझे दिखेगा कि जहां हिंदी राज्यों में सीटें कम होती हैं, तो उधर के राज्यों में यदि हम समीक्षा करें तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिखता है।
आपने कहा कि ये एक चर्चा चल रही है कि जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ पर बीजेपी एनडीए को नुकसान हो सकता है। इसकी वजहें क्या देखते हैं आप? क्या ये एक एंटी इनकम्बेंसी का असर है, या आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने एक तरह से अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जिस तरह से अपना कैंपेन किया वो शायद बीजेपी के कैंपेन के मुकाबले उनको चुनौती देता हुआ नजर आया? आप वजह क्या देखते हैं? अब देखो, जैसे उत्तर प्रदेश की हम तुलना करें, उत्तर प्रदेश में 50 रैलियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके थे। 6 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश आ चुके थे। उसके बाद विपक्ष सक्रिय होता है। उसके बाद अखिलेश यादव निकलते हैं, मायावती जी निकलती हैं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मोर्चा संभालते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो देरी की, इंडी गठबंधन का गठन हुआ, उसके बाद 4 मीटिंगें होती हैं, 4 मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हो पाता है। कई राज्यों में लगा कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पंजाब में आप देखिए, आप पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है वहां। पश्चिम बंगाल में आप देखिए टीएमसी इस गठबंधन से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष ने थोड़ा सा बहुत देरी कर दी। और एक ऐसा वर्ग जो मैं मान के चलता हूं लगभग 7-8% ऐसे यूथ होते हैं जो हर पार्टी के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले होते हैं। उनको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। वो जो पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं वो उनको साथ रखते हैं। वही खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था और एक टोली के रूप में जो चीजें बनाती जाती हैं, वो इस बार चुनाव में मुझे वो टोलियां दिखाई नहीं दी। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले लोग मुझे दिखाई नहीं दिए। और उसका कारण जहां तक है कि जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, जो धन मुझे लगता है राजनीतिक दलों के पास रहा होगा वो रहा होगा। उसके बाद कोई ऐसी तत्कालिक व्यवस्था नहीं हो पाई जहां चंदे के रूप में ले सकें। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का खाता सीट, तो तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं। जहां इस बार इलेक्शन में देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह सूचना नहीं आई कि साड़ियां बांटी जा रही हैं, तोहफे बांटे जा रहे हैं। कहीं कहीं हम लोग सुनते थे कि नोट की गड्डियां बांटी जा रही हैं। वो इस बार चुनाव में नहीं दिखी। तो एक खासा वर्ग जो होता है वो केवल उन्हें सत्ता में कौन आएगा नहीं आएगा, उन्हें ये मतलब है कि हमको क्या फायदा होगा, हमको साड़ियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हमको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमको खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ऐसा वर्ग जहां व्यक्तिगत तौर से मैं देखता हूँ वो आहत था और वो घर से बाहर नहीं निकला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे दिखा कि बार बार प्रत्याशियों का बदलना। तो बिल्कुल। कभी कभी प्रत्याशी चाहे ऋण लेकर के और छोटे छोटे उद्योगपतियों से चंदा लेकर के जो व्यवस्था करता था चुनाव लड़ने की, वो थोड़ा मुझे इस चुनाव में नहीं दिखी। और इसलिए नहीं दिखी कि उसको खुद नहीं पता था कि बी फॉर्म मिलने तक नहीं बिल्कुल। प्रत्याशी हो नहीं हो पाऊंगा। तो कई ऐसे कारण वाकई देखेंगे। बहुत दूसरा बहुत अहम पॉइंट आपने रखे, और वाकई इन सारे पहलुओं का विश्लेषण बेहद आवश्यक है, और ये विश्लेषण हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल हम इस छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद कौशिक साहब से चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एग्जिट पोल पर महा कवरेज देखना मत भूलिए। ईटी नाउ स्वदेश पर आपको सबसे सटीक विश्लेषण, बाजार और राजनीति दोनों का बेहतरीन विश्लेषण देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां आज मतदान को लेकर वोटर्स का जोश देखने को मिल रहा है। दोपहर 3 बजे तक का लगभग 58.5% मतदान हुआ है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत जैसे दिग्गज मैदान में हैं। आपको लिए चलते हैं हमीरपुर, जहां से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। गर्मी को दरकिनार करते हुए आज भारी मात्रा में लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 10 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें 4 लोकसभा की सीटें और 6 जो हैं असेंबली की सीटें। लेकिन सबकी निगाह 2 सीटों पर टिकी हुई है। एक तो हाई प्रोफाइल हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से 5वीं बार मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए अनुराग ठाकुर, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री है, चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी सीट है मंडी की,
कंगना रनावत यहां से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने हैं जो कांग्रेस के नेता जो विक्रमादित्य जो उनके सामने हैं, जो उनको टक्कर दे रहे हैं। अगर हम बात करें हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए 17 के करीब जो है असेंबली सेगमेंट हैं और उसके अलावा यहाँ पे 14 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें 7 लाख महिलाएं हैं और 7 लाख से थोड़े ज्यादा पुरुष होंगे। लेकिन सुबह से हमने देखा कि भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आते रहे। गर्मी के बावजूद हमने देखा महिलाएं अपने घर का कामकाज करते हुए यहाँ पे वोटिंग के लिए आए। लेकिन पिछले दिनों से हमने देखा कि यहाँ पे जो कैंपेन चली है, लगातार कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती रही और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जो वादे पूरे किए, जो वादे किए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से आप तमाम रिपोर्ट देख रहे थे हमारे संवाददाता की। और इस बीच कौशिक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप थोड़ी देर पहले कैंपेन का जिक्र कर रहे थे और एक कैंपेनिंग हम आजकल डिजिटल दुनिया में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया में तरह तरह के नैरेटिव भी सामने आते हैं। और मेरा ख्याल है कि कई बार प्रत्याशी या बड़े बड़े दिग्गज इस नैरेटिव को ही शायद चुनावों का एक रुझान मान लेते हैं या उन्हें लगता है कि यही टेम्परमेंट पूरे देश का चल रहा है। आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखो, एक डिजिटल मीडिया का जो कैंपेन है उसने एक खास वर्ग को बहुत दूर कर दिया। जब हम लोग देखा करते थे ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के, तो गांव में जाके बिल्ले बांटे जा रहे हैं, छोटे छोटे पोस्टर बांटे जा रहे हैं, झंडा लगाने का अपने घर पे एक अलग माहौल होता था, उसी पर लेकर के शाम को जिक्र होती थी। गली मोहल्ले में लोग बैठ जाते थे चाय की दुकान पे। वो थोड़ा सा खत्म होता चला गया। छोटा यूथ है, वो बिल्ला लगा करके अपने आप को बहुत कुछ समझता था कि, और आपस में जो एक ग्रुप बनती दिखाई देती थी, वो पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति किस पार्टी का बिल्ला लगाए हुए है जेब पर। वो मुझे लगता है ये सब चीजें खत्म हो गई। और वो एक छोटा ग्राम सभा लेवल पे हम लोग देखेंगे या बूथ लेवल पे हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है कि अब लोग वोटर बता नहीं रहा हम किसको किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। पहले इसी बात से एहसास कर लेते थे किस मोहल्ले से, किस घर से किसका वोट जा रहा है। और जब प्रत्याशी गांव गली मोहल्ले में पहुंचता था तो चाय नाश्ता की व्यवस्था जब लोग करते थे और वो घेर के लोग बैठ जाते थे, प्रत्याशी भी उसी मोहल्ले में जाता था जहां लगता था उसको उसका अपना वोट मिलेगा या अपने अपने समर्थक लोग रह रहे हैं। जो कनेक्टिविटी सीधी सीधी जो कार्यकर्ताओं या जनता के बीच है, वो मुझे लगता है कि इन 2014 के बाद थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई है। 2014 से पहले आपने देखा होगा नारा, इस चुनाव में कोई नारा भी आपको देखने को नहीं मिला। घर घर मोदी, हर हर मोदी। जब बहुत पहले की बात करें तो देखेंगे आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो उसके बाद देखेंगे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। ये जो नारे गली मोहल्ले में या गलियों में गूंजते थे, वो सारे खत्म होते चले गए। तो वो जो डिजिटल है, जिसके हाथ में मोबाइल है, वो केवल मुझे लगता है कि एंजॉय के लिए या थोड़ा बहुत जो कुछ चीजें लोग दिखाना चाहते हैं। बहुत सारा लोग यूथ कंफ्यूज है, सही क्या मेरे है पास गलत कौशिक क्या सर है। समय कम है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ी देर में तो हमारे पास एग्जिट पोल के रुझान सामने आते जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अनुमान क्या कहता है, आप किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को? आपको बीजेपी एनडीए कहां तक जाती हुई दिख रही है? आपने तमाम चीजों का विश्लेषण किया, जरा फटाफट से अपना अनुमान बता दें। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, जहां तक हम अपने मित्रों से बात कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों से बात की, 300 के आसपास मुझे बीजेपी लगती है। 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी मुझे जाती दिखाई नहीं देती है। मैं बीजेपी के साथ एनडीए की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जहां उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जो माहौल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्रिएट हुआ 2014-19 में, वो मुझे लगता है माहौल मुझे नहीं दिखा। मैं किसी के नहीं कह सकता। और देश के प्रधानमंत्री को बार बार एक खास वर्ग को टारगेट करना पड़ा हो, बार बार पाकिस्तान का जिक्र आ रहा हो, तो ऐसा लगता है। जबकि श्वेत पत्र जब भारत सरकार ने जारी किया था, तो तमाम आंकड़ों की हम चर्चा करें तो भाजपा सरकार के पक्ष में थे। वो कांग्रेस के 10 साल का रिकॉर्ड, इनके 10 साल का रिकॉर्ड, ये उसी पे चुनाव रहता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकती थी। और अधिकतर हम लोग कहते आए हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर इलेक्शन दूसरी पार्टियों को लड़ाती है। लेकिन पहली बार पहले चरण के बाद ही मुझे लगा कि विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक था और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच जो दहशत जैसा माहौल हो और गया ये कि वो शायद इससे अच्छा निचोड़ इस पूरी चर्चा का
नहीं हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक सर हमसे जुड़ने के लिए, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी सार्थक चर्चा रही। थोड़ी देर बाद हम रुझानों को देखेंगे एग्जिट पोल के, और तब शायद और तस्वीर स्पष्ट होगी, उसमें और चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और इन सब के बीच मैंने एग्जिट पोल का जिक्र किया तो आपको बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश पर आपको सटीक और बहुत ही स्पष्ट पूरी जानकारी एग्जिट पोल की हमारी सबसे बड़ी कवरेज में मिलेगी शाम 6 बजे से लगातार। तो हमारे साथ जुड़िए शाम 6 बजे से लगातार एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कवरेज, बाजार और राजनीति, इन दोनों को हम साधेंगे और आपके सामने तमाम आंकड़ों के साथ बेहतरीन विश्लेषण रखेंगे।